आज हम कक्षा 8वीं की फरवरी महीने की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पिताजी का नाम आएगा बच्चों, यहाँ आएगी कक्षा 8वीं, और शाला का नाम मतलब आपकी स्कूल का नाम यहाँ आपको लिखना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यह हिंदी की वर्कशीट है, खंड अ। इसमें प्रश्न पहला है, कुंडलिया छंद की विशेषताएं बताइए। गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुंडलिया छंद की विशेषताएं बतानी थी, तो यहाँ हमने लिख दिए ताकि हम जल्दी से कर सके इसे। तो इसका उत्तर है, यहाँ विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है, कुंडलिया दोहा व रोला छंद के संयोग से बना है, मतलब इसमें दोनों ही छंद होते हैं, दोहा और रोला। दूसरा, इसमें 6 चरण होते हैं। तीसरा, इसके प्रथम 2 चरण दोहा व बाद के 4 चरण में रोला छंद पाया जाता है। और उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा था कि गिरधर की कुंडलिया पाठ से एक पद लिखना था, तो हमने लिखा है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह पद्यांश हमें पढ़ना है और फिर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यह पद्यांश है, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश ही हमने सदा जग को। न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे, रहे इंसान चुप कैसे की चरणाघात सहकर, जब उमड़ उड़ती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना था और नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न है, यह पंक्तियां भाषा भारती कक्षा 8वीं के किस पाठ से ली गई है। तो इसका उत्तर है, यह पाठ का नाम लिखा है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इस पाठ से ली गई है। हमने पाठ का नाम सीधा लिख दिया है, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषत्व एवं नारीत्व में प्रयोग किए त्व प्रत्यय शब्दांश की तरह 2 नए शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 2 नए हमें शब्द लिखने थे त्व प्रत्यय का प्रयोग करके, तो हमने लिख दिए यहाँ पे बच्चों। आप दूसरे शब्द भी लिख सकते हो। महत्व, पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और दूसरा शब्द लिखा हमने व्यक्तित्व, महान पुरुषों का व्यक्तित्व अनुकरणीय होता है। तो यहाँ पे आप देवत्व भी लिख सकते थे, देवत्व, पशुत्व, ठीक है, अपनत्व, घनत्व और गुरुत्व, इस तरह के शब्द भी यहाँ आ सकते थे, आप उनको भी लिख सकते थे। अब अगला जो है नंबर तीसरा है, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। जो पद्यांश हमने ऊपर पढ़ा था उसका भावार्थ हमें यहाँ लिखना है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार लिखेंगे हम, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने कहा है कि हमने सदा पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है, हमने विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे और नारियों का अपमान सहेंगे। जिस प्रकार चरणों का आघात सहने पर धूल भी उड़ पड़ती है, वैसे ही हम भी आघात से उठ खड़े होंगे। ठीक है, तो इसका भावार्थ था बच्चों, ये हमने लिख दिया है। अब अगला जो प्रश्न है, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाइए और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो संवत्सरों की सूची यहाँ बनानी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर है, हमारे देश में प्रचलित संवत्सर विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत, कलचुरी संवत, ईस्वी संवत, हिजरी संवत, शालीवाहन संवत आदि ये हमारे देश में प्रचलित संवत्सर है। और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखने थे, तो वह हमने लिख दिए हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, तो यह विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम है। प्रश्न नंबर 4 है, महेश्वर पाठ के आधार पर नीचे दिए गए बिंदुओं के अनुसार महेश्वर के महत्व के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो हमें यह
इस प्रश्न को महेश्वर पाठ के आधार पे करना था, पाठ पढ़कर भी हम इसे कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे पहला लिखा पुरातात्विक महत्व, तो हमें यहाँ पुरातात्विक महत्व पर एक या दो वाक्य लिखने थे। तो इसका उत्तर होगा यहाँ नर्मदा घाटी में पाषाण कालीन सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, तो नर्मदा घाटी जो महेश्वर में है वहां पर जब खुदाई हुई थी तो वहां पर पाषाण कालीन सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। दूसरा है पौराणिक महत्व, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहेश्यती था। इसे सूर्यवंश के राजा मांधाता ने बसाया था। तीसरा है ऐतिहासिक महत्व, तो इसका उत्तर होगा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने नर्मदा के तट पर एक किला और भगवान शिव का विशाल मंदिर बनवाया। चौथा पॉइंट है धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, तो इसका उत्तर होगा महेश्वर में नर्मदा किनारे मंदिर घाट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ महेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हो गया है। अब पांचवा जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पूछे हमसे। प्राचीन काल से संबंधित, प्राचीन काल से संबंधित के लिए हम लिखेंगे पुरातात्विक। धर्म से संबंधित धार्मिक, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, पुराणों से संबंधित पौराणिक। अगला प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पर हमें काव्य की कुछ पंक्तियां दे रखी है, पद्यांश दे रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ प्रश्न पूछा है इस पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पद्यांश का भाव फिर हमें अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। तो प्रश्न है पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथिक मतलब जो मार्ग पर चलने वाले होते हैं, राहगीर है। पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवर वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्जर होंगे। तो यहाँ पर ये पद्यांश दे रखा है, ये आपके पुस्तक से पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसका भावार्थ हम लिखेंगे। इस पद्यांश में कवि ने जीवन पथ के पथिक को सचेत करते हुए लिखा है कि जीवन मार्ग में कहीं कांटे होंगे। ठीक है, कहीं पर तो कांटे होंगे जीवन के मार्ग में, तो कहीं पहाड़ वन और सुंदर झरने होंगे, लेकिन हमें सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर ही चलना है। वास्तव में इसका अर्थ यह है, यह जीवन मार्ग से पथिक मतलब जो मनुष्य है उसके बारे में कहा गया है, क्योंकि मनुष्य पूरी जीवन यात्रा को करता है तो जीवन में कहीं तो कांटे के रूप में मतलब दुख प्राप्त होंगे। ठीक है, कहीं पे सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, मतलब कहीं पे विभिन्न प्रकार की खुशियां उसे मिलेगी, लेकिन इन दोनों का ही सामना करते हुए हमें जीवन मार्ग पर अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते ही रहना है। प्रश्न नंबर 6 है किन्हीं 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखिए। सहायक वाचन योग खंड, तो ये आपकी पुस्तक जो है सहायक वाचन उसके योग खंड से लिया गया प्रश्न है, जिसमें विभिन्न आसनों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा प्रमुख आसन। तो प्रमुख आसन कोई से भी आप लिख सकते थे, हमने यहाँ पर लिखे हैं पद्मासन, सिंहासन, शवासन, मकरासन, ताड़ासन, हलासन, धनुरासन, बकासन, गरुड़ासन, सर्पासन। ठीक है, तो कोई से भी 10 आसन आपको यहाँ पर प्रमुख आसन लिख देने थे और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से लिखने को कहा था, लेकिन यहाँ पर जितनी जगह थी उतना हमने लिख दिया है। आपके पास यदि जगह और बच जाए तो आप अपनी पुस्तक में से 1-2 लाइनें और भी लिख सकते हो। तो पद्मासन, इस आसन की मुद्रा खिले हुए कमल के सदृश होती है। यह बैठकर किया जाने वाला आसन है, इससे मन एकाग्र होता है। यह ध्यान के लिए उत्तम आसन है। ठीक है, तो इतना लिखना भी पर्याप्त है बच्चों, क्योंकि हमारे पास इतनी ही जगह दे रखी है। प्रश्न नंबर 7 है आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्णमाला को स्वयं उच्चारण करके देखो व निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उन्हें लिखने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे स्वयं उच्चारण करके देखकर लिखने के लिए कहा गया था। वैसे वर्णमाला के अनुसार जो प्रश्न है वह हमने यहाँ लिखे हैं। तो पहला, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। ठीक है, तो मूर्धा के आधार पर बोले जाने वाले वर्ण है री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। फिर दूसरा है ऐसे वर्ण जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं।
तो होठों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है उ, प, फ, ब, भ, म। जब आप इन वर्णों को बोलोगे तो आपको भी महसूस होगा कि होठों की सहायता से बोले जा रहे हैं। फिर अगला है ऐसे वर्ण जो दांत और होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो मतलब दोनों की सहायता होती है जिसमें, तो वह है व। ठीक है। अगला है ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, तो तालु की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है ई, च, छ, ज, झ, न्य, य, श। फिर ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है अ, क, ख, ग, घ, अंग्य। इसके बाद दे रखा बच्चों प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य आपको खुद करना है, आप यहाँ से समझ सकते हो, फिर उसको अपने अनुसार लिख सकते हो। तो प्रश्न 8वां है, आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्ग से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को लिखिए। तो यहाँ यह जो प्रोजेक्ट कार्य है आप अपने घर परिवार के सदस्यों से पूछकर भी लिख सकते हो। तो पहला है, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली? तो हमने यहाँ लिखा टीवी के माध्यम से। आप यहाँ पर अखबार के माध्यम से भी लिख सकते हो। ठीक है, अखबार के माध्यम से भी लिख सकते हो। यदि आपको वहां से सूचना प्राप्त हुई है तो आप यह लिख दोगे कि अखबार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई सबसे पहले हमें। फिर अगला प्रश्न है, लॉकडाउन से क्या आशय है? लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर लिखा है, लॉकडाउन का आशय संपूर्ण रूप से बंद से है, जिसमें सभी संस्थान, दुकानें बंद रहती है तथा हम सब भी घरों में कैद हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा था कि लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो हमने यहाँ लिखा, हमारे परिवार को रोजाना की आवश्यकता के सामान जैसे दूध, सब्जी, दवाइयों की कमी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर आपको जो भी कमी महसूस हुई हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और उसका समाधान कैसे हुआ? पता कर लिखिए। तो यह आप अपने परिवार के अनुसार लिखोगे बच्चों। लॉकडाउन में हमने यहाँ लिखा, लॉकडाउन में हमारे परिवार में सबसे बड़ी समस्या मेरे छोटे भाई के लिए दूध की आवश्यकता थी, लेकिन 1 या 2 दिनों में व्यवस्था हो गई थी क्योंकि सारे आवश्यक सामान की घर पहुंच सेवा की गई थी। ठीक, ऐसी व्यवस्था की गई थी कि दैनिक आवश्यकता के सामान घर घर पहुंचाए जा रहे थे, तो उसके अनुसार व्यवस्था हो गई थी। आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या थी, हम घर पर कैद हो गए थे। ठीक है, और हम बहुत बोर हो रहे थे। बच्चों के अनुसार आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो यहाँ पर। चौथा है, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? लिखिए। तो लॉकडाउन के दौरान हम घरों में कैद हो गए थे, हमारी स्कूल भी बंद हो गई थी, हम दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, घर पर ही टीवी देखकर समय निकाल रहे थे, हम बहुत बोर हो रहे थे, ये भी लिख सकते हो। लॉकडाउन के बाद हम बाहर निकल सकते हैं, मास्क अनिवार्य रूप से पहनते हैं, बाहर से आकर हाथ धोते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने अनुसार लिख सकते हो। फिर 5वां है, कोरोना महामारी में भी आपने कौन सा नया कौशल सीखा? ठीक है, यह भी आपको अपने अनुसार लिखना है कि आपने कौन सा नया कौशल सीखा। भले आपने कोई सी छोटी सी चीज भी सीखी है तो वह भी आपकी एक योग्यता हो गई है कि आपको वो करना आ गया है, तो आप अपने अनुसार इसको लिख सकते हो। कोरोना महामारी में भी हमने घर के कामकाज में सहयोग करना सीखा, खाना बनाना सीखा, हमने शतरंज खेलना सीखा, या फिर आप लिख सकते हो कि हमने ऑनलाइन कोर्स किया है, हमने ऑनलाइन पढ़ाई की। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 है, शब्द पहेली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। तो यहाँ पर नीचे निर्देश दे रखे थे। ठीक है, पहला था मांगने वाला, तो मांगने वाला हो जाएगा याचक। ठीक है, याचक। और 4 नंबर पे है नदी, तो नदी का हो जाएगा सरिता। ठीक है, सरिता। और युद्ध में वीरता दिखाने वाला, ठीक है, 6 नंबर पे था ये, बाएं से दाएं में युद्ध में वीरता दिखाने वाला है रणवीर। उसी प्रकार सब दे रखे यहाँ पे, जैसे युद्ध, तो युद्ध का हो जाएगा रण। पिता के पिता, पितामह। एक कड़वी पत्ती वाला औषधीय पेड़ यहाँ पे है नीम। ठीक है, नीम। लहू खून का हो जाएगा रक्त। नया या नवीन का नव।
घर ग्रह का यहाँ पे हो जाएगा मकान, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम, नमन। और ऊपर से नीचे वाले में 2 नंबर पे था पग पैर, तो पग पैर 2 नंबर पे हो जाएगा एक चरण, इधर से याचक है, यहाँ से चरण हो जाएगा। और 8 नंबर पे रण है। इस प्रकार ये पूरा सही बन गया है। 4 नंबर पे हमने यहाँ सरिता लिखा था बाएं से दाएं में, जबकि ऊपर से नीचे में है संगीत के 7 सुरों का नाम, तो यहाँ पे हो जाएगा सरगम। और यहाँ पर वीर शब्द सेनानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वीरता, ठीक है। यहाँ पितामह है। और 5 नंबर पे ऊपर से नीचे में सरोवर का हो जाएगा तालाब, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे 14 पे है रक्त है। और यहाँ पे ऊपर से नीचे में है जंगल का हो गया है वन, निम। और यहाँ पे 13 नंबर पे हो गया मन का जो था माला का दाना, मन का। इस प्रकार यह शब्द पहली पूरी बन गई। बच्चों आप देख सकते हो इसको और बना सकते हो, ठीक है। तो यह हमने शब्द पहली बना ली है। प्रोजेक्ट कार्य भी पूरा हो चुका है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 6, 7, 8 के वर्कशीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।